द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण पर चर्चा कर रहे हैं। हम इस पर विचार करेंगे कि आने वाले 5 सालों में फार्मा उद्योग के अधिकारियों को इस बदलती दुनिया में अपनी कंपनियों को सफलता के लिए कैसे तैयार करना चाहिए। दुनिया एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है जहां पुरानी व्यवस्था ढह रही है और नई ने अभी आकार नहीं लिया है। हाँ, और आज का हमारा मुख्य सवाल यही है, क्या फार्मा उद्योग की सफलता अब पूरी तरह से स्टेट ओवर मार्केट यानी राष्ट्रीय सुरक्षा को बाजार की दक्षता से ऊपर रखने की मानसिकता अपनाने पर निर्भर करती है, या फिर इसका रास्ता भू राजनीतिक रूप से जागरूक वैश्विक बाजार स्ट्रैटेजियों के जरिए निकलता है? बिल्कुल, मेरी दलील ये रहेगी कि इस नई दुनिया में टिके रहने और सफल होने के लिए फार्मा कंपनियों को खुद को राष्ट्रीय सुरक्षा की एक अहम संपत्ति के रूप में देखना होगा और व्यापक सुरक्षा को अपनी मुख्य रणनीति बनाना होगा। और मेरा नजरिया ये है कि बाजार के सिद्धांतों को पूरी तरह से छोड़ देना एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल होगी। असली रास्ता भू राजनीतिक जोखिमों को समझते हुए बाजार के अवसरों को अपनाना है, खास तौर पर ग्लोबल साउथ के साथ नई तरह की साझेदारियां बनाकर। देखिए, मेरी स्थिति इस कठोर वास्तविकता पर आधारित है कि दुनिया मौलिक रूप से बदल चुकी है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। हम 1918, 1945 या 1989 जैसे एक बड़े ऐतिहासिक मोड़ से गुजर रहे हैं। शीत युद्ध के बाद की जो उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था थी, जिसने दशकों तक वैश्वीकरण को हवा दी, वो अब खत्म हो रही है। अब सोच मार्केट से हटकर स्टेट हो गई है। मतलब हर देश अपनी सुरक्षा, अपनी सप्लाई चेन और अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को प्राथमिकता दे रहा है। सही बात है। पहले हम मानते थे कि देशों का एक दूसरे पर आर्थिक रूप से निर्भर होना शांति और स्थिरता लाता है, लेकिन आज वही निर्भरता एक बहुत बड़ी कमजोरी और सुरक्षा का खतरा बन गई है। इसलिए फार्मा कंपनियों के लिए एकमात्र समझदारी भरा रास्ता व्यापक सुरक्षा को अपनाना है। हर सीईओ को खुद से ये सवाल पूछना होगा। सोचिए, एक जरूरी एंटीबायोटिक का कच्चा माल यानी एपीआई सिर्फ चीन के एक प्रांत से आता है। अगर दक्षिण चीन सागर में तनाव बढ़ता है और जहाज़ों की आवाजाही रुक जाती है, तो क्या मेरा व्यवसाय ठप हो जाएगा? इसका मतलब है कि दवाओं को सिर्फ एक स्वास्थ्य उत्पाद नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की संपत्ति मानना होगा, और इसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे, जैसे अपनी कंपनी में एक मुख्य भू राजनीतिक अधिकारी यानी सीजीओ की नियुक्ति करना, अपनी सरकार के साथ आपूर्ति की सुरक्षा के अनुबंधों पर काम करना। ये सब अब मुनाफे का नहीं, बल्कि अस्तित्व का सवाल है। मैं ये मानता हूं कि दुनिया अव्यवस्थित और बहुध्रुवीय हो गई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये मान लेना कि मार्केट का युग पूरी तरह से खत्म हो गया है, मेरे हिसाब से ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। राष्ट्रपति स्टब का विश्लेषण एक और रास्ते की तरफ भी इशारा करता है, जिस पर शायद आप कम ध्यान दे रही हैं। वो कहते हैं कि हमें बहुध्रुवीयता, जो सिर्फ शक्ति की प्रतिस्पर्धा है, उसकी जगह बहुपक्षवाद को चुनना चाहिए, जो नियमों पर आधारित सहयोग है। ये दिखाता है कि हमें वैश्विक सहयोग की जरूरत है, ना कि सिर्फ अपनी राष्ट्रीय सीमाओं में सिमट जाने की। एक पूरी तरह से राज्य केंद्रित रणनीति अनिवार्य रूप से रक्षात्मक होती है। यह आपको सिर्फ खतरों से बचा सकती है, लेकिन यह नवाचार को भी रोक सकती है, जो फार्मा उद्योग की जान है। असली रणनीतिक अवसर तो ग्लोबल साउथ के उन लगभग 125 देशों में है। वे अब किसी के पिछलग्गू नहीं बने रहना चाहते, वे एजेंसी चाहते हैं, मतलब अपनी भूमिका और अपने अधिकार। इसलिए सबसे अच्छी रणनीति सिर्फ सुरक्षा के लिए सप्लाई चेन में बदलाव करना नहीं है, बल्कि विकास के लिए भी है। चीन पर निर्भरता कम करने का सबसे अच्छा तरीका ग्लोबल साउथ जैसे भारत, वियतनाम या ब्राजील में वास्तविक साझेदारी और स्थानीय विनिर्माण क्षमताएं बनाना है। यह एक भू राजनीतिक समस्या का बाजार आधारित समाधान है, बाजार का त्याग नहीं। आपकी बात में वजन है, लेकिन क्या हम इस मुद्दे को एक दूसरे नजरिए से नहीं देख सकते? आप भविष्य के अवसरों की बात कर रहे हैं, पर मैं आज के तत्काल खतरों की बात कर रही हूं, और यहीं पर मुख्य भू राजनीतिक अधिकारी यानी सीजीओ की भूमिका बेहद जरूरी हो जाती है।
स्टब ने साफ साफ कहा है, अगर आज आपकी कंपनी में कोई सीजीओ नहीं है तो आप बहुत जल्द कारोबार से बाहर हो जाएंगे। ये पद ये सिर्फ नए बाजार खोजने के लिए नहीं है, ये तो एक ढाल की तरह है। इसका पहला काम कंपनी को प्रतिबंधों, व्यापार युद्धों और फ्रेंड शोरिंग जैसी नई हकीकतों से होने वाले नुकसान से बचाना है। ये एक रक्षात्मक जरूरत है। अगर आपकी कंपनी ही नहीं बचेगी तो भविष्य के अवसर किस काम के? मैं सीजीओ की जरूरत से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं उसकी भूमिका को सिर्फ एक रक्षात्मक कवच के रूप में नहीं देखता। अगर आपका सीजीओ सिर्फ खतरों की लिस्ट बना रहा है और उनसे बचने के रास्ते खोज रहा है, तो वो अपना आधा ही काम कर रहा है। एक असरदार सीजीओ का काम सिर्फ ये देखना नहीं है कि कौन से दरवाजे बंद हो रहे हैं, बल्कि ये भी देखना है कि कौन से नए दरवाजे खुल रहे हैं। उसकी असली भूमिका तो रणनीतिक होनी चाहिए। उसे ये समझना होगा कि ग्लोबल साउथ की एजेंसी की चाहत सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा व्यापारिक अवसर है। उसका काम ऐसी साझेदारियां बनाना होना चाहिए जो उन देशों को भी फायदा पहुंचाएं। ये सक्रिय रणनीति की बात है, सिर्फ प्रतिक्रियावादी बचाव की नहीं। हाँ, जोखिम का प्रबंधन जरूरी है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े विकास के इंजन को नजरअंदाज कर देना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जोखिम है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि सीजीओ की भूमिका जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि उसकी पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? ग्लोबल साउथ में अवसर खोजना, जैसा आप कह रहे हैं, या जैसा मैं कह रही हूं, अपने देश के सप्लाई को सुरक्षित करना? फिनलैंड का मॉडल, जिसकी स्टब ने तारीफ की है, वो तैयारी और स्टॉक जमा करने पर जोर देता है। फार्मा कंपनियों को भी अपनी सरकारों के साथ आपूर्ति की सुरक्षा के अनुबंधों को प्राथमिकता देनी चाहिए। संकट के समय अपने देश को जरूरी दवाएं, चाहे वो एपीआई हों या तैयार गोलियां, उपलब्ध कराना उनका पहला कर्तव्य है। मैं वैश्विक अवसरों के महत्व को समझती हूँ, लेकिन आप एक सीईओ को ये कैसे समझाएंगे कि उसे ब्राजील में एक संभावित भविष्य के बाजार को प्राथमिकता देनी चाहिए, जबकि उसके अपने देश में दवाओं की कमी का तत्काल खतरा है? मैं आपकी चिंता समझता हूं, पर इसका एक और पहलू भी है। स्टॉक जमा करना एक बहुत महंगा और अस्थायी समाधान है। यह एक बैंडेड की तरह है जो असली घाव का इलाज नहीं करता। असली समस्या है कुछ खास चीज़ों के लिए, जैसे एपीआई दवा का जो असली असरदार हिस्सा होता है, उसके लिए सिर्फ 1 या 2 देशों पर हमारी अत्यधिक निर्भरता। एक ज्यादा मजबूत और लंबे समय तक चलने वाला समाधान है विविधीकरण। लेकिन यह सिर्फ स्रोत बदलने के बारे में नहीं है। मतलब? ऐसा नहीं है कि कल तक चीन से खरीद रहे थे, आज से भारत से खरीदने लगे। इसका असली मतलब है ग्लोबल साउथ के देशों में स्थानीय विनिर्माण और सच्ची साझेदारी बनाना, जिससे उन्हें वो एजेंसी मिले जिसकी वे मांग कर रहे हैं। जब आप भारत या इंडोनेशिया में निवेश करते हैं, वहां के लोगों को प्रशिक्षित करते हैं और उन्हें अपने वैश्विक नेटवर्क का एक बराबर का भागीदार बनाते हैं, तो आप एक लचीला, बहुपक्षीय सप्लाई नेटवर्क बनाते हैं। ये किसी एक देश में बनाए गए भंडार की तुलना में कहीं बेहतर और स्थायी समाधान है। ये न सिर्फ आपके जोखिम को कम करता है, बल्कि आपके लिए नए बाजार भी बनाता है। और यहीं पर हमारी सोच का बुनियादी फर्क सामने आता है। आप अभी भी इस समस्या को मुख्य रूप से बाजार और दक्षता के नजरिए से देख रहे हैं, जबकि दुनिया स्टेट ओवर मार्केट की तरफ बढ़ चुकी है। इसका सीधा सा मतलब है कि प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अब सिर्फ व्यावसायिक मुनाफा या बाजार का विस्तार ही सब कुछ नहीं है। राज्य के सुरक्षा हित अब बाजार की दक्षता से ऊपर हैं। ये वैसा ही है जैसे एक परिवार अपनी सुरक्षा के लिए महंगा बीमा खरीदता है, भले ही वो पैसा कहीं और निवेश करके ज्यादा कमा सकता हो। मुश्किल समय में सुरक्षा कमाई से ज्यादा जरूरी हो जाती है। फार्मा कंपनियों को इस नई हकीकत के साथ खुद को ढालना ही होगा। ये अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक अनिवार्यता है। मैं इसे अलग तरह से देखता हूँ। स्टेट ओवर मार्केट मौजूदा वैश्विक मिजाज का एक सटीक वर्णन तो है, लेकिन ये व्यापार रणनीति के लिए कोई स्थायी नुस्खा नहीं है। ये एक लक्षण है, इलाज नहीं। हकीकत यह है कि पश्चिम को अब दुनिया में पहले की तरह सम्मान से नहीं देखा जाता और ग्लोबल साउथ सक्रिय रूप से नए विकल्प तलाश रहा है। अगर पश्चिमी फार्मा कंपनियां सिर्फ अपनी घरेलू सरकारों की सेवा करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं, तो वो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों को अपने ग्लोबल ईस्ट के प्रतिस्पर्धियों के लिए खुला छोड़ देंगी। एक स्मार्ट रणनीति बाजार के सिद्धांतों को त्यागे बिना भू राजनीतिक वास्तविकताओं को अपने अंदर समाहित करती है। आपको राष्ट्रीय सुरक्षा और ग्लोबल बाजार में से किसी एक को नहीं चुनना है, आपको दोनों को साधना होगा। लक्ष्य सिर्फ एक राष्ट्रीय भंडार बनाना नहीं है, बल्कि एक लचीला वैश्विक व्यापार बनाना है।
अंत में सारे संकेत एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं, एक अव्यवस्थित दुनिया जहां राष्ट्रीय सुरक्षा ही सबसे ऊपर है। फार्मा अधिकारियों के लिए इसका मतलब है कि व्यापक सुरक्षा की मानसिकता को अपनाना, तैयारी को प्राथमिकता देना और राज्य के हितों के साथ मिलकर चलना अगले 60 महीनों में टिके रहने के लिए कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक जरूरत है। और मेरा निष्कर्ष ये है कि खतरे भले ही असली हैं, लेकिन एक पूरी तरह से रक्षात्मक और राज्य केंद्रित रणनीति न सिर्फ अपर्याप्त है, बल्कि ये एक बहुत बड़े अवसर को भी हाथ से जाने देती है। सच्ची मजबूती का रास्ता इस नई बहुध्रुवीय दुनिया, खास तौर पर ग्लोबल साउथ के साथ रणनीतिक रूप से जुड़ने में है। सिर्फ निर्भरता कम करने के लिए नहीं, बल्कि आपसी विकास पर आधारित साझेदारी बनाकर एक विविध और मजबूत वैश्विक उपस्थिति का निर्माण करना ही आगे का रास्ता है। ये तो साफ है कि वैश्वीकरण के पुराने मॉडल्स अब काम नहीं कर रहे। हमारी असहमति का मूल बिंदु ये है कि इसका समाधान एक राष्ट्रीय सुरक्षा के मजबूत किले में सिमट जाना है, या फिर वैश्विक जुड़ाव का एक नया, ज्यादा लचीला और अवसरों पर आधारित तरीका ईजाद करना है। ये सामग्री निश्चित रूप से बताती है कि फार्मा उद्योग को इन प्रतिस्पर्धी दबावों के बीच संतुलन बनाने के रास्ते पर अभी और भी बहुत कुछ खोजना और सीखना बाकी है।